ओके है ना। तो फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस होता है ईएमआई भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है इसको बोलता है ईएमआई, है ना। अब थोड़ा सा हम आपको आइडिया देते हैं। देखो, इससे पहले आपने जो चैप्टर जो स्टडी किया था वो चैप्टर क्या था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो चैप्टर का नेम था, चैप्टर का नेम क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आपको ये ध्यान भी होगा कि अगर किसी भी कंडक्टर में अपन करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है, जैसे कोई कंडक्टर वायर है, इसमें हमने करंट फ्लो करा, तो करंट फ्लो करने से क्या होता है, उसके नियर बाय, ठीक है, या अपन कह सकते हैं उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जाती है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अपन ने क्या करा कि करंट से हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, यही हुआ। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों आया, करंट फ्लो करने की वजह से। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आप इससे पहले चैप्टर स्टडी करके आए, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, उल्टा मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या करें, करंट प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। इससे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने क्या करा था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी। अगर मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस किया जाए तो इसको बोलता है ईएमआई। क्या बोलते हैं इसको, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन को देखे तो इंडक्शन मतलब होता है इंड्यूस्ड होना, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इंड्यूस्ड हो जाता है, करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। और ये जो करंट इंड्यूस्ड होता है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे इसको अपन, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट समझ में आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट वही सिंबल तो आई है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड करंट। और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलेंगे उसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ सर का। ईएमएफ में अंतर क्या है? ईएमएफ मतलब ईएमएफ और करंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ईएमएफ मतलब होता है पोटेंशियल, सिंपली आप समझो पोटेंशियल, ठीक है। और यूनिट इसकी होती है वोल्ट, समझ रहे हो। ये होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है ये एक तरीके का। और इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। और करंट तो आप जानते ही एम्पियर है। आया समझ में, यस सर। ठीक है। तो आप क्लियरली आपको आइडिया हुआ होगा इस चैप्टर में आप क्या करने वाले हो। इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे, और उसको हम स्टडी करेंगे पूरा। और यही जो है आपका चैप्टर है इसको। और ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला जाता है इस फिनोमेना को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इंडक्शन। उसमें इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जो इन्वेंट किया है इसको, वो था साइंटिस्ट फेराडे, है ना। तो फेराडे के एक्सपेरिमेंट है इसमें, जिससे कि हम उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे और उससे हम लर्न करेंगे कि हाउ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से किस तरह से करंट जो है इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर है ये वाला। ओके, so first of all, the first topic we are going to study, the first topic हम स्टडी कर रहे हैं, that topic is magnetic flux, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट देखते हैं, फिर इनको डिस्कस करते हैं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस placed in a magnetic field is the total number of magnetic field lines of force crossing this surface normally, ठीक है। सो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है और आपको बिल्कुल अच्छे से इसको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये होता क्या है। The total number of magnetic field lines of force crossing this surface normally, उस surface को normally कितनी magnetic field lines पास कर रही है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। आगे इट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। सेकंड पॉइंट इज इट मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड द सरफेस एरिया, ठीक है। इट मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, यानी जो सरफेस है उसके नॉर्मल हमें कंपोनेंट लेना है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का लेना है, एंड द सरफेस एरिया, और जो सरफेस एरिया है उसका जो प्रोडक्ट होगा उससे हम मेजर करते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को। सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बी आप जानते ही हो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो आप फाई बी भी यूज कर सकते हो और फाई भी यूज करते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज
थर्ड पॉइंट से पहले हम इसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने जो फर्स्ट डेफिनेशन देखी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया ले लेते हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मानो कि ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, ये हमने सरफेस ले ली, क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस लिया हमने। और इस क्लोज सरफेस में जो येलो कलर से, तो ये क्लोज सरफेस हो गई, एरिया इसका कितना ए है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता रखा है सरफेस एरिया की डायरेक्शन कैसे लेते हैं। सरफेस एरिया की डायरेक्शन आप लोगे, जो भी सरफेस है उसके नॉर्मली आउटवर्ड्स, ठीक है, नॉर्मली क्या लेते हैं, आउटवर्ड्स लेते हैं। मान लो कोई रेक्टेंगुलर कॉइल रखी होती तो उसकी जो सरफेस है, उसके सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होती, आप उसमें नॉर्मल बना दोगे, वो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन कैप बताया, इधर देखो एन कैप जो बताया, कैप आप जानते हो यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। कैप कहाँ लगाते हैं अपन, यूनिट वेक्टर पे लगाते हैं। एन मतलब नॉर्मल, यानी कि सरफेस के नॉर्मल, ये जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन है, सरफेस एरिया की। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ये किस एन कैप किसकी डायरेक्शन है, सरफेस एरिया की डायरेक्शन है, क्लियर है। अब ये मतलब सर ये सरफेस, प्लेट टेढ़ी है ना, हाँ क्या टेढ़ी रखी है ना, मतलब स्क्रीन के बाहर नहीं नहीं, की ये तरफ अभी थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधा रखा हुआ, इस तरह की कॉइल है, इस तरह की कॉइल है। ये मेरा हाथ देख लो, आप अपना पाम ऐसे करो, हाथ ऐसा करो, बिल्कुल ये सीधी रखी हुई है, इस तरह से हाँ यूं सर। रखी है, ठीक है। अभी कुछ भी टिल्ट विल्ट कुछ भी नहीं है, इस तरह से यूं रख, ये दिख रहा है आपको, ये अपनी सरफेस है तो इस तरह से रखी हुई है, हाँ सर। ठीक है, क्लियर है ना, तो बात इसके समझ में आ रहा है। इसके पार निकल रही है ना ये रेज, अभी मैं सरफेस एरिया ये। येलो येलो लाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉटेड लाइन की बात कर रहा हूँ, एन कैप की। तो एन कैप मतलब इस तरह से, ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन है नॉर्मली, अपना पेन ऐसे रखो, दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल डायरेक्शन, यस ठीक सर। है, बिल्कुल यस सीधा सर। बाहर, बिल्कुल सीधा बाहर, ठीक है। अब ये जो सरफेस एरिया अपन ने लिया है, ये सरफेस लिया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा है बी से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो येलो लाइंस आपको विजिबल हो रही होंगी, ये येलो लाइंस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखो आप, येलो वाली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही है, अलोंग द सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वही हो रही है, ठीक है। आया ये डायग्राम समझ में आया ये वाला, हाँ सर, ठीक पैरेलल है। ही है। हाँ साथ अलोंग एक साथ, ठीक है, सेम डायरेक्शन है। बिकॉज जो फॉर्मूला है अपन जो मेजर करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपन को समझ लेना है, बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई सरफेस एरिया लिया है, क्लोज्ड से क्लोज्ड होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कोई क्लोज्ड आपने सरफेस एरिया ले लिया, तो उसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये बात आई कि नहीं आई, समझ में बताओ, क्लियर है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी यस वो सर। किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जैसे अभी आगे जाके वैसे अपन कॉइल वगैरह स्टडी करने ही वाले हैं, यहाँ पर भी आप मान सकते हो कि ये जो सरफेस एरिया है, ये क्या है, एक कॉइल है, मान लो कॉइल बना रखी है आपने ब्लू से, जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक कॉइल बनी हुई है, उसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये तो पहली बात जो कि अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड बात यह है कि भाई इसको मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेजर करने के लिए आपको लेना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका लेना है, प्रोडक्ट लेना है आपको एक तो सरफेस एरिया का, ठीक है, एक सरफेस एरिया का और मैग्नेटिक फील्ड का, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का आपको लेना है प्रोडक्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो लेनी है उसका कंपोनेंट लेना है आपको, ठीक है। जैसे आपने बताया है कि it measured as the product of the component of magnetic field normal to the surface, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना आपको, ये बी, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको लेनी है अलोंग द एन कैप। समझ में आ रही है बात। और एन कैप कैसे निकालोगे, जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स, ऐसे कर दोगे तो ऐसे आउटवर्ड्स कर लेना, जहां जाएगा ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, जहां जाएगा ये नॉर्मली रहेगा, पेन दिख रहा है मेरा, ऐसे ये नॉर्मली रहेगा। और हाँ इसके सर। है ना, और इसके अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेना है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, अभी मुझे कोई जरूरत है क्या कंपोनेंट बनाने की, अभी तो वैसे ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस सरफेस एरिया के डायरेक्शन के अलोंग ही है कि नहीं है। हाँ तो सर। मुझे कोई यस कंपोनेंट सर। बनाने की अभी जरूरत नहीं, तो बहुत 0 डिग्री। हाँ ये तो बहुत सिंपल हो गया कि हमने इसका प्रोडक्ट अभी डिग्री, हाँ वो भी अभी कर लेंगे अपन आगे। अभी देखो आप इससे समझो कि यहाँ पर मुझे कंपोनेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा बी इंटू ए। तो फाई जो होगा, फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, यहाँ इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना गया, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में,
क्लियर है? यस सर। है ना? एक बार थर्ड पॉइंट और रीड आउट कर देता हूँ, एक्सप्लेन तो हमने कर ही दिया है कि इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B passes normally through a plane surface area A, then magnetic flux through this area is what? phi is equal to B to A. ठीक है, ये एक केस हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहे हैं? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स समझ हाँ में आया सर। क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये केस मैंने डिस्कस करा। दूसरा केस देखते हैं अभी, क्योंकि इनिशियल चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है तो दिमाग में सेट करके रखना कि जो क्लोज सरफेस एरिया है उससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर कैसे करेंगे? हम प्रोडक्ट लेते हैं सरफेस एरिया का और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका कंपोनेंट लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अब ये एक केस डिस्कस करते हैं। इस केस में अभी मैंने क्या करा, पहले ये कॉइल देखो, मेरा हाथ देखो, अभी ये कॉइल आपकी तरफ थी, इस तरह से दिख रहा है, ये पेन आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है, मेरा मार्कर, इसको मैं ऊपर करूंगा ऐसा, तो अब ये तो मेरी डायरेक्ट में अभी मैग्नेटिक फील्ड और दोनों की डायरेक्शन सेम है, यही है जो आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको कॉइल को ऐसे ऊपर कर दूंगा, ये जो क्लोज सरफेस एरिया इसको ऊपर कर दूंगा, तो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, यानी ये तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन हो गई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन वही है जो पहले की येलो वाली रिप्रेजेंट हाँ हो रहा तो है। अंतर आ गया सर। हाँ, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा ले लिया मैंने, क्या ले लिया? थीटा ले लिया। तो ये थीटा। केस केस समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता करना है, मेजर करना है, तो आपको प्रोडक्ट लेना है किस किस का? सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया तो ए है, तो आपने ए ले लिया, और उसको मल्टीप्लाई करना है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अलोंग द सरफेस एरिया। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखो थीटा है, क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आपको बी का कंपोनेंट लेना है अलोंग द एन कैप। हमको क्या करना है? बी का जो कंपोनेंट लेना है, बी का कंपोनेंट लेना है अलोंग द एन कैप। तो बी का कंपोनेंट अलोंग द एन कैप क्या आ जाएगा? विद द एंगल cos थीटा बी होता है, कॉस तो बी थीटा। cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है? बी cos थीटा आ जाएगा। अब हमें बिल्कुल इजी है, आगे क्या करना है? हमें लेना है इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी सरफेस एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट लेना है अलोंग द एन कैप। वो क्या है आपका? बी cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? ए इंटू बी cos थीटा आ जाएगा। आया समझ में? इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी ए यस cos सर। थीटा लिख सकते हैं। बी ए cos थीटा आप देखेंगे क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या मेंशन किया था? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये देखो डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट किस किस का हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, इनका जो है डॉट प्रोडक्ट जो होता है उससे हमें मिलता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, ये नोट एक बार और समझ लो कि द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया ए is the direction of the outwards drawn normal to the surface। ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर कि जो, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट भी बनाना है, तो आपको सरफेस एरिया की डायरेक्शन हमेशा पता होनी चाहिए। सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो जो सरफेस होती है उससे आपको नॉर्मली आउटवर्ड्स लेना है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक हमने स्टार्ट किया है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का एक आइडिया है जो कि आगे तक काम आएगा आपके। फिर आगे तो फिर अपन इसकी यूनिट डायमेंशंस की बात करेंगे। अभी ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको बताओ? हाँ सर हो गया। क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें कहीं से भी? ठीक है, बेसिक नो सर। बेसिक स्टडी करा है, पर ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है, यही इसका फंडामेंटल है, इसी से ही आगे चलेगा। तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्लियर करा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ इस पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में क्या डिस्कस किया है कि द फील्ड बी वेक्टर ओवर एन एरिया ए मे नॉट बी यूनिफॉर्म बट फॉर स्मॉल एरिया डी ए फील्ड बी मे बी अज्यूम्ड यूनिफॉर्म। अच्छा, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि यहाँ तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा। हमने कहा कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरे इस एरिया के लिए यूनिफॉर्म है, बट पॉइंट ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स यूनिफॉर्म फॉर दैट सच अ लार्ज एरिया, सच अ लार्ज सरफेस एरिया। इतने लार्ज सरफेस एरिया के लिए यूनिफॉर्म अपन नहीं ले सकते, यूनिफॉर्म नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? बहुत छोटा सा एरिया ले लेंगे। छोटा सा एरिया मतलब उसको डीए से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। ये जो मैंने ब्लैक से इधर बताया हुआ ये एक छोटा सा एरिया है, और ये जो एरिया है इसको अपन देखो डीए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया डीए से, डीए वेक्टर लगा दिया। ठीक है, है ना? तो डीए से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया।
बहुत सिंपल सा है, फिजिक्स में यही तो करते आ रहे हैं अपन आज तक, करा क्या है, यही चीजें चलती हैं, यही पैटर्न है, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट एरिया जो है वो तो क्या है, ए वेक्टर है। कंप्लीट टोटल जो ये क्लोज्ड एरिया है, क्लोज सरफेस एरिया, ये तो क्या है, ए वेक्टर है। पर इस पूरे के लिए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या है, कांस्टेंट नहीं ले सकते, यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं। वो बहुत छोटा सा जो सरफेस एरिया है, क्लोज्ड एरिया जो है, उसके लिए वी कैन अज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने छोटा सा ये सरफेस एरिया ले लिया डीए वेक्टर, इसके लिए हम ये ले रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड डी वेक्टर है। और इसके लिए मान लो सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो एन कैप से हमने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो ये जो स्मॉल एरिया लिया है, स्मॉल सरफेस एरिया लिया है, इस स्मॉल सरफेस एरिया के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो भी स्मॉल होगी, ठीक है भाई। सरफेस स्मॉल सरफेस एरिया लिया है, तो स्मॉल सरफेस एरिया के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू यस होगी सर। वो भी स्मॉल ही होगी, तो उसको अपने डी फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब डी फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, अपना रूल क्या कहता है भाई, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट एरिया, जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन है, तो सरफेस एरिया अपना डी हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया, वो क्या आएगा, बी cos थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा बी डी ए cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बी डी ए cos थीटा तो आ गया ये स्मॉल एरिया सरफेस एरिया के लिए। अगर इस पूरे के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है कि नहीं। पूरे के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब मान लो इस पूरा जो ये जो पूरा क्लोज सरफेस एरिया है, इससे जो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फाई है, क्या है, फाई है। तो आप जब डी फाई को इंटीग्रेट करोगे, तो डी फाई को इंटीग्रेट करके तो फाई लिख देना। ठीक है, डी फाई को इंटीग्रेट करके क्या लिख दोगे, फाई लिख दोगे, और इस साइड इंटीग्रेशन लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ बीडीए cos थीटा आ जाएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया आपका, तो बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर आ जाएगा। यहाँ से ये अपना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा, थोड़ा अच्छा फॉर्मूला आ जाएगा। पहले अपन ने एक फॉर्मूला निकाला बीडीए cos थीटा, अभी इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना आपका, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। यहाँ तक आया समझ में, फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। सर से कहाँ ठीक से है, कहाँ तक लिमिट रख सकते हैं? लिमिट आएगी बेटा, लिमिट। देखो आपका क्लोज्ड एरिया क्या मिलता है अपन को, क्लोज सरफेस एरिया क्या मिलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन रखेंगे। इसमें जनरली क्या होगा, आपने देखो क्वेश्चंस, मैं आपको बताऊं 11th में क्वेश्चन करते होगे आप, है ना, 11th में क्वेश्चन करते थे, वो एक्स की टर्म में कुछ रिलेशन दे देता था, होता था ना, एक्स की टर्म में कोई रिलेशन देता था, फिर इंटीग्रेशन लगा देते हाँ थे सर। अपन, है ना, इसी तरीके का होगा, उसमें लिमिट आपको गिवन होगी, है ना। अभी जैसे मैंने क्या कहा, ये एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट होते ही मैं सीबीएसई बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है ना, तो ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक ओवरऑल यस सर। न्यूमेरिकल से भी। बट अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक अभी समझ में आ भी रहा होगा आपको, इसको बहुत अच्छे से आप लर्न कर लो। ठीक है, तो ये बात हो गई, अपने पास फॉर्मूले आ गए, हमें समझ में आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, बेसिक थिंग। हमें अब ये पता है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए cos थीटा है। हमें ये भी पता है कि अगर यूनिफॉर्म अपन मानेंगे, ठीक है, मैग्नेट स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल सरफेस एरिया के लिए अपन यूनिफॉर्म मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बट पूरे के लिए निकालोगे तो इंटीग्रेशन लगाओगे, फिर बीडीए cos थीटा आ जाएगा, बीडीए आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए। ठीक है, फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट टॉपिक जो अपना बनता है यहाँ पर, वो है यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आप स्टडी करते आ रहे हो यूनिट, बट स्पेशली आपने फ्लक्स फर्स्ट टाइम आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो यूनिट निकालते हैं, देखो फॉर्मूला हमने अभी जस्ट स्टडी करा, फाई इज इक्वल टू क्या था, बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला में पता है, ये फोर्स का एफ इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है अपने पास, एफ इज इक्वल टू क्यूबी साइन थीटा, है ना, यहाँ से बी निकालोगे तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डिवाइड बाई क्यूबी साइन थीटा, है ना, ये हो गया। अब ये b की वैल्यू आपने पुट कर दो इस जगह, तो फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू आपके पास आएगा f डिवाइड बाय क्यूबी साइन थीटा इनटू a एरिया। अब यहाँ पर देखो, मोस्टली आपको हर एक क्वांटिटी की यूनिट पता है, ठीक है, फोर्स की आपको पता है, ये न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर हो जाएगी, q जो है वो चार्ज है, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, q इज इक्वल टू आई टी कर दो, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इस q के लिए एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाएगा, v जो है वो वेलोसिटी है, तो मीटर अपॉन सेकेंड आ जाएगा। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर अपॉन सेकंड, और ये सेकंड ये कैंसिल हो गया यहाँ से। फाइनली जब आप इसको आप सॉल्व करते हुए आओगे तो ये मिलेगा आपको किलोग्राम रेज टू पावर 1, मीटर रेज टू पावर 2, सेकंड रेज टू पावर -2 एंड a रेज टू पावर -1, a फॉर एम्पियर, ठीक है, a रेज टू पावर -1। तो इस तरह से वेरी इजीली, जरूरी नहीं है कि आप इसको रट लो, क्वांटिटी की जो डायमेंशनल इक्वेशन है,
you can very easily find out the dimensional equation for the magnetic flux. So dimensional equation for magnetic flux is phi is equal to m raised to power 1 L raised to power 2 T raised to power -2 and A raised to power -1. ठीक है, so this is the dimensional equation for magnetic flux. आया समझ में, क्लियर है? हाँ यस सर। है ना, बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। आगे देखते हैं यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है, देखो ऐसा यूनिट ऑफ फाई निकालोगे आप, तो ऐसा यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऐसा यूनिट ऑफ एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होती है, तो अपन प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस जो चैप्टर्स है वहां से स्टडी करते हुए आ रहे थे, तुमको आनी भी चाहिए वैसे भी। तो टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो टेस्ला होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो जो बात हुई कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपको क्या मिलेगी? टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को कहते हैं वेबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी स्टडी करने के बाद अब ये तो आप निकाल ही लोगे, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर तो पता ही हो ही जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी पॉपुलर यूनिट है, जो कि यूज भी होगी, क्वेश्चंस में आएगी, न्यूमेरिकल्स में आएगी, वो क्या आएगी? वेबर। और एमसीक्यू में भी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फाई या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर होती है, जिसको कि बोला जाता है वेबर। तो 1 वेबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है? 1 वेबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। मीटर ठीक स्क्वायर। है ना। यस सर। आप सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं। ये सर भी हेनरी किसके अंदर आता है? वो भी आएगा अभी आगे। ठीक है, वो भी आएगा इसमें, अच्छा, है ना। सो मतलब वो एक्चुअली आज स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आया था, तो मैं सोच रहा था हाँ कौन से चैप्टर में आएगा। हाँ, अभी आएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक आए अपन, है ना। तो 1 वेबर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब सीजीएस यूनिट की बात करें, छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, हो जाएगा आसानी से, जल्दी कर लेंगे। तो और मेन तो ये समझाना, तो इस तरीके का नोट्स रहेंगे तो बड़ा क्लियर भी जल्दी जल्दी होता जाएगा। ये नोट्स मैंने शेयर करे नहीं करे आपके साथ? ये वाला नहीं किए सर नहीं करे, आपने। तो फिर ये आज दे दूंगा मैं, है ना। तो देखो सीजीएस यूनिट, और मैं कोशिश करूंगा आज ही मैं इसका, इस चैप्टर का काफी सारा क्वेश्चन बना लूं, है ना। तो सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। तो सीजीएस यूनिट बहुत इजी है। अपन जानते हैं कि सीजीएस यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो गाउस होती है। मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, तो गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं मैक्सवेल। अब ये यूनिट्स क्या जनरली यूज नहीं करते अपन, तो हमें आइडिया नहीं होता, आ जाती है कहीं पे तो हमें पता भी नहीं चलता कि यार ये काई की यूनिट आ गई, है ना। इसलिए ये जो नोट्स है इनसे आप स्टडी करोगे तो बड़ा क्लियरली पता चलता जाएगा आपको कि जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर, और सीजीएस यूनिट जो होती है मैक्सवेल। और 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू क्या आता है? 1 गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जब कन्वर्जन करेंगे, यानी जो है वेबर, जो है आपका वेबर तो किसमें है? एसआई यूनिट है। तो एसआई से सीजीएस का कन्वर्जन अगर हम देखें, तो 1 वेबर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, 1 वेबर इज इक्वल टू कितना जाएगा? 10 टू पावर 8 मैक्सवेल, है ना। ठीक है, और यस सर। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो सर अभी यहाँ यहाँ तक वो लिख सकते हो क्या सर आप, 1 गॉस कितना होता है टेस्ला के अंदर? 1 गाउस अपने करा था ना, 1 गाउस इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁴ 4 होता है। शायद। ठीक है, तो हाँ शायद नहीं, वही है। देखो आप 1 वेबर कम, मैं यहाँ कर देता हूँ 1 वेबर अपन को बदलना है ना। तो 1 वेबर इज इक्वल टू, ये देखो 1 टेस्ला, टेस्ला को बदलेंगे गाउस में, तो 10 टू पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इनटू मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये 10 टू पावर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ से ये 10 टू पावर 8 हो जाएगा। और ये गाउस है आपका, और ये गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर है। गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर में कहते हैं मैक्सवेल कहते हैं। तो 10 टू पावर 8 मैक्सवेल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यस है सर। है ना। तो अच्छी बात है। तो पीछे का कन्वर्जन भी याद रखो आप, टेस्ला से गाउस में, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल में फंस जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, 10 टू पावर 8 मैक्सवेल आ जाएगा। हुआ। तो यहाँ तक बात हो गई, यूनिट्स निकाल ली, एसआई यूनिट देख ली अपन ने मैग्नेटिक यस फ्लक्स सर। की, सीजीएस यूनिट देख ली अपन ने मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी आइडिया हो गया आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये बात कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है। अब वैसे देखो मैथमेटिकली तो हमें पता ही है, क्योंकि इसमें cos थीटा आ रहा है। ठीक है,
तो cos थीटा आ रहा है तो ऑब्वियसली थीटा पर डिपेंड करेगा ये, और उसी से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होगा फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो ये टॉपिक है नेक्स्ट अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, तो ये केस लेते हैं अपन, वही अपन ने क्लोज्ड सरफेस एरिया ले लिया। क्लोज सरफेस एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वही सीधी रखी हुई ये कॉइल है या जो भी सरफेस एरिया हमने लिया है। ठीक है, तो ये एन कैप की डायरेक्शन है, बी की भी ये डायरेक्शन। तो एंगल जो थीटा होता है, एक और बात जैसे आपको आ गई होगी समझ में कि जो थीटा जो है वो एंगल बी और सरफेस एरिया के बीच में, सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल है वो अपना थीटा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो थीटा कितना अपना 0 डिग्री है, 0 डिग्री तो फाई इज इक्वल टू बी ए cos 0 हो जाएगा, cos 0 +1 है। तो ये अपना हो जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स। तो पॉजिटिव फ्लक्स कब आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स कब मिलेगा हमें, पॉजिटिव फ्लक्स होगा व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया विल बी सेम। दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले केस में। सो इन दैट केस एंटी पैरेलल होगे तो नेगेटिव। हाँ बस वही है। सो इन दैट केस इफ दिस डायरेक्शन, if we represent this direction of surface area, यहाँ इस डायरेक्शन में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो क्योंकि एन कैप है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव फ्लक्स मिल जाएगा। सो इन दैट केस ये जो अपना केस मिला, ये जो केस है अगर ये अलोंग द डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। और ये दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो अलोंग है ना, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो जो फ्लक्स आपको मिलेगा क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस से एक बार आता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिक जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का फिनिश हो रहा है यहाँ पे। तो अभी तक जो हमने स्टडी करा है व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर कैसे करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी क्यों है, डिनोट कैसे करते हैं ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर हमने बिल्कुल सिंपल से लेके चला, एक सिंपल वाला केस लिया जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड और जो सरफेस एरिया उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया अपना बी ए। इस केस में इनके बीच का एंगल थीटा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आया बी ए cos थीटा। यहाँ से हमने देखा कि ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये फाई जो है वो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने देखा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको कॉन्स्टेंटली ले सकते हैं लार्ज एरिया के लिए, तो हमने ये स्मॉल सरफेस एरिया लिया और स्मॉल सरफेस एरिया में हम इतना छोटा सरफेस एरिया लिया दैट वी कैन अज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके अंदर, कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको लिया, फिर पूरे के लिए क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया, तो इससे हमारा ये फॉर्म आ गया फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देन यूनिट्स निकाली हमने और डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन ये सिंपलेस्ट वे है, ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम लास्ट चैप्टर में स्टडी करके आए हुए हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट में 4th चैप्टर में। तो यहाँ से आपने इसकी डायमेंशनल इक्वेशन देखी, वो क्या थी, m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर 2 t रेज़ टू पावर -2 a रेज़ टू पावर -1। ठीक है, यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये भी, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एसआई यूनिट वेबर होती है और सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है, मैक्सवेल होती है। एसआई यूनिट वेबर होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल होती है। फॉर्मूला ध्यान है तो ऑब्वियसली ये भी पता लग ही जाएगा आपको कि वेबर जो है वो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर होता है और मैक्सवेल जो होता है वो गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हमें पता है कि भाई जो टेस्ला है जब गाउस में उसको बदलेंगे तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस हो जाता है। ये कन्वर्जन अपन लगाएंगे तो 1 वेबर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स कैसे पता करेंगे, अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया इज सेम, एक ही डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव फ्लक्स। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हो जाएगा आपका नेगेटिव फ्लक्स। यहाँ तक हमने स्टडी हम करके आए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट यस सारे, सर, ठीक है, यस सर। ठीक।